गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही होगी। प्लीज़ वो तमाम स्टूडेंट्स जो अपने नाम से अपेयर नहीं हो रहे हैं, आई रिक्वेस्ट कि वो अपने नाम से अपेयर हों, जो उनका फुल नेम है यूनिवर्सिटी के अंदर। और अगर आप उससे लॉगिन नहीं हो रहे हैं उस नाम से, तो फिर आपको एंटर नहीं होने दिया जाएगा इस लेक्चर के अंदर। सो दैट इज़ माई रिक्वेस्ट। It's up to you whether during the presentation you can open your cameras or not. It's up to you. ये आप पर डिपेंड करता है. So make sure कि आप कैमरे को इस्तेमाल करना चाहते हैं प्रेजेंटेशन में या नहीं. It's up to you. Galaxy A20A ये कौन है? मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ. Unless he or she will appear with their names. So let's begin our presentation. Before we move towards the presentation, let us discuss about the presenters who are here so that you come to know who is going to give what. We have participants like Mohammed Ammar, and he has the topic 6.2, 6.3, that is the scheduling your time and time management and learning style. Then we have Fizza Rana, and she has the topic 7.1, 7.2, health, well-being and success in college and managing stress. Then we have Laiba Khan, and 7.5, 7.6, she's going to discuss your interpersonal skills and sexuality. She's going to discuss. Then we have Aiza Naveed, and she has the topic your emotion, that is 7.4. Then we have Muhammad Hassan,
and his topic is 8.1, 8.2, the basic system and devising your study system. If we have some time, so we can go for further presentation as well. So make sure you have your presentation with yourself so that you can share over here. I have already given the screen sharing option. So all those who are the presenting today, they must know that there is a screen sharing option. So you can directly upload your presentation and you may start whenever I say to start. Then the second thing I'd like to discuss, as I have discussed to you already before, इससे पहले आपसे डिस्कस किया था, एक चीज और आपसे डिस्कस कर लूं. और ये है असेसमेंट रूब्रिक फॉर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन. आपकी जो मार्किंग होगी इस प्रेजेंटेशन की वो इस बेस पर होगी. ठीक है, तो ये शायद मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था ये डॉक्यूमेंट, और अगर नहीं तो जस्ट फॉर अ फ्यू सेकंड्स यू कैन हैव अ लुक टुवर्ड्स इट कि आपको एक अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए क्या क्या आपके पास चीजें होनी चाहिए. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है आपके पास यकीनन, टीम वर्क, पार्टिसिपेशन, क्योंकि ये इंडिविजुअली तो आप इसको इंडिविजुअली इसको मेंटेन कर सकते हैं. कंटेंट आपका अच्छा होना चाहिए, विजुअल एड्स अगर आपके पास हैं वो होने चाहिए, और प्रेजेंटेशन स्टाइल बड़ा काउंट करता है, तो ये भी चीज़ें होनी चाहिए. ठीक है, अगर ये तमाम चीज़ें हैं तो एक्सलेंट है. इसमें कुछ कमी बेशी है तो ये गुड होगा, उससे थोड़ा कम होगा तो ये फेयर होगा, और उससे कम होगा तो ये नीड इम्प्रूवमेंट की कैटेगरी में आएगा. जी, आयजा कह रही है कंटेंट वाला ऑप्शन. कंटेंट वाला ऑप्शन मुझे समझ में नहीं आया आपका सवाल. व्हाट कंटेंट यू आर टॉकिंग अबाउट? सो लेट्स बिगिन अवर प्रेजेंटेशन. ये इन्फिनिक्स नोट 7 जो भी ये इंटर हो रहा है, उनसे अगर आप जानते हैं तो उनसे कहें कि अपने नाम से अपेयर हो. So please raise your hands, Muhammad Hamad, so that I can invite you and we can start our presentation. Muhammad Hamad is over here. ओके जी, मोहम्मद हमाद ने प्रेजेंटेशन नहीं बनाई है, तो जो प्रेजेंटेशन नहीं दे रहे हैं उनके लिए एक बुरी खबर ये है कि उनके मार्किंग में नहीं होगी, और मिड टर्म की मार्किंग भी उनकी यूज नहीं होगी. ठीक है जी. मोहम्मद हम्माद के बाद हमारे पास सेकंड प्रेजेंटर हैं, वो है फिजा राना. So are you here? Raise your hand so that we will start the presentation now. Okay, here she is. So over to you, Fizarana. The screen you can share by your own. ठीक है जी. Okay, sir.
Recording in progress. एक्सक्यूज मी सर, प्लीज आप अपनी स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर देंगे तो इसलिए फिर मैं कर सकती हूँ, वरना मेरे पास से हो नहीं रही एट अ टाइम, सिर्फ सिंगल पर्सन। थैंक यू सो ओके, मच। ठीक है जी, गो अहेड। Assalamu alaikum. Good afternoon, everyone. It's Fazarana. I hope that by the grace of Allah, you all are doing great. So today I am with you to share the topic that how should you maintain your health and well-being. Here I am going to share some questions with you that are really need to be focused. And our today questions is, why do some highly intelligent people fail? Second question is, why do less intelligent people manage to succeed? The third and the biggest question is, what is the ability to regulate mood? And the last question is, what is self-motivation and hope? So if you are focused on these questions and will able to succeed to answer these questions, then you are a good maintainer of your health and well-being. अब किस हद तक हम अपने लिए हेल्दी और वेलबींग के मेंटेनर हैं, इसका अंदाजा शायद हमें इस टॉपिक से जो है वो गो थ्रू करने के बाद हमें अच्छी तरह से पता चलेगा। और आफ्टर दिस टॉपिक, जब ये टॉपिक एंड हो जाएगा, तो अगर यू आर एबल to answer all of these questions, then I think that you are a good maintainer of your health and well-being. So first of all, for before further discussion, I would like to tell you that who is a confident student basically. Confident students are emotionally intelligent. They control their impulses to control them. एक कॉन्फिडेंट स्टूडेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी सक्सेस के लिए. इफ यू आर हाईली मोटिवेटेड और यू आर हाईली इंटेलिजेंट, देन इट डजंट मीन कि आप हर जगह पे सक्सेस भी हासिल कर सकते हैं. बीइंग अ कॉन्फिडेंट स्टूडेंट इज अ रियली मच important asset of your life. So health and well-being is important because it is connected with your success and being able to make you a good choices or decisions. अगर आप हेल्दी वे में और वेल-बीइंग मैनर्ड में रहकर अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं, तो ये आपकी कनेक्टिविटी है. आपके अगर आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो आपकी कॉलेज रिलेटेड लाइफ के लिए भी आप जब जब डिसीजंस लेना चाहते हैं और सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, आपकी हेल्थ और वेलबींग ही है जो आपको वहां तक पहुंचाती है. फिर उसके बाद हमारे पास आता है कि आप अगर किसी ऑफिस में या किसी फर्म में काम कर रहे हैं, तब भी जहां कहीं भी आपको लाइफ में सक्सेशन की जरूरत है, वहां पर आपकी हेल्थ और वेलबींग बहुत इंपॉर्टेंस रखती है. बिकॉज विदाउट देम वी आर अनएबल टू डू एनी टाइप ऑफ थिंग. सो हेल्थ और वेलबींग का हम तस्करा कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज हेल्थ एंड व्हाट इज वेलबींग. तो हेल्थ और वेलबींग क्या है? Health is a state of complete physical, mental, and social well-being with the absence of diseases. Health basically हम रोजमर्रा की जिंदगी में भी सुनते हैं, जैसे हम उर्दू में सेहत भी कहते हैं कि हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है. लेकिन हेल्थ बेसिकली होता क्या है? वो हमारी फिजिकली आप कितने स्ट्रांग हैं, आप मेंटली कितने स्ट्रांग हैं, आप सोशली कितने वेलबींग है, आप अपने पॉजिटिव होने के साथ साथ लोगों को कितनी पॉजिटिविटी प्रोवाइड करते हैं. क्या आप डिमोटिवेट होके लोगों को डिमोटिवेट तो नहीं कर रहे? तो हेल्थ बेसिकली आपकी मोटिवेशन, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी सोशली पॉजिटिविटी और आपकी मेंटालिटी, आपके फिजिकल अपीयरेंस वगैरह सारी चीजें आपकी हेल्थ में आती हैं, काउंट होती हैं.
और इसी तरह हेल्थ जो है बेसिकली हमारी एब्सेंस ऑफ डिजीजेस भी होता है, कि आप बिल्कुल इलनेस और डिजीजेस से हटकर आपकी जो भी हेल्थ है मेंटली तौर पर, फिजिकली तौर पर, वो सब आपकी हेल्थ कहलाती है। फिर अगर हम बात करें वेल बीइंग की, कि वेल बीइंग क्या होता है, तो वेल बीइंग रेफर्स योर इमोशन स्टेट, हाई सेल्फ स्टीम, कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव फीलिंग अबाउट योर हेल्थ एंड एबिलिटीज। जब भी आपकी हेल्थ और एबिलिटीज की बात आए, आप उसके लिए कितने इमोशनल हैं, कितने आप कितने कॉन्फिडेंस है अपनी हेल्थ और एबिलिटीज को लेके, कितनी पॉजिटिव वे में आप अपनी हेल्थ और एबिलिटीज को लेते हैं, ये सारी चीजें हमारी वेलबींग में आती हैं, कि हम अपनी लाइफ के सर्कल को या अपनी लाइफ साइकिल को कितना हेल्दी वे में सॉरी और कितना ज्यादा हम हेल्दी वे में उसको स्पेंड कर सकते हैं, और अपनी लाइफ को किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। आया कि हम अपनी लाइफ को लेट नाइट्स और हर चीज की नजर कर दें, या फिर एक स्केजुअलिंग के तौर पर अपनी जिंदगी को गुजारें। तो द की ऑफ योर हेल्थ एंड वेल बीइंग इज number 1, eat sensibly. Number 2, get fit, stay fit. Number 3, avoid harmful substances. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि eat sensibly से क्या मुराद है हमारी। Eat sensibly is the most major aspect of your health and well-being. Eat sensibly से मुराद ये है कि हमें बैलेंस्ड डाइट लेनी चाहिए। बैलेंस्ड डाइट से मुराद क्या हो सकता है, आप रेड मीट से ज्यादा, रेड मीट पे फोकस करने से ज्यादा मोर फिशेस एंड मोर पोल्ट्री की तरफ आप जो है अपना ध्यान करें, ताकि आपकी बैलेंस डाइट मेंटेन हो। प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, नट्स, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं इसमें। वी नीड टू फोकस बेसिकली ऑन अवर बैलेंस डाइट, क्योंकि बैलेंस डाइट में हमारे पास प्रॉपर अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रॉपर अमाउंट ऑफ विटामिन्स, प्रोटीन्स और मिनरल्स, हर चीज हमारी, और फैट्स भी हमें कितना लेना है ये भी एक अमाउंट में हमें उसमें बता दिया जाता है। बैलेंस डाइट बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, fast food, soft drinks are not included in balanced diet because it contains a lot of fat. Do not go in educational institution or work in hunger, because it interfere with your concentration and memory function and make you feel drowsy and less alert. So basically हमारी diet बहुत ज्यादा important है। अगर आप सुबह का नाश्ता नहीं करके आ रहे हैं, उसको स्किप कर कर आ रहे हैं, दैट्स मीन कि आपकी जो लैकिंग है काम में, या आपकी कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं मेंटली तौर पर या फिजिकली तौर पर, ड्राउजीनेस या लेस अलर्टनेस, वो सब कुछ आपकी तबीयत खराब होने की वजह से नहीं हो रहा, वो सब कुछ आपकी हेल्थ और वेलबींग पे अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि आपकी बैलेंस डाइट प्रॉपर नहीं है, आप बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट नहीं कर रहे। फिर सेकंड आता है हमारे पास गेट फिट स्टे फिट। गेट फिट एंड स्टे फिट इज बेसिकली एक्सरसाइज हैज मेनी बेनिफिट्स, एज वेल एज ऑल ऑफ यू नो that regular exercises strengthens your heart, improves circulations, and help reduces your risk of death from heart attack or strokes. It can make you strong and relief from stress. अगर आप ज्यादा स्ट्रेसफुल भी हो तो भी हमारे पास एक्सरसाइज एक बेहतरीन तरीका है जो कि आपकी स्ट्रेस को रिलीज कर देता है। और अक्सर आप लोगों ने इस तरह से सुना होगा कि डॉक्टर बहुत रेकमेंड करते हैं फिजियोथेरेपी करवाइए, एरोबिक्स एक्सरसाइज कीजिए, वॉक कीजिए, योगा कीजिए, जिम जाइए। व्हाई? इट्स जस्ट बिकॉज दैट यू नीड टू गेट फिट। अगर आप फिट रहेंगे देन इट मीन कि आप जिंदगी में हर चीज सक्सीड की तरफ जा सकते हैं। अगर आप ओबेज रहेंगे और उसकी वजह से टायर्डनेस फील करेंगे, लेजीनेस फील करेंगे, हैवीनेस फील करेंगे, तो उसकी वजह से सिर्फ आपकी फिजिकली तौर पर आप टॉर्चर नहीं हो रहे, बल्कि अपने मेंटली तौर पर भी आप टॉर्चर हो रहे हैं, क्योंकि बार बार आप देख रहे हैं कि आपकी तबीयत डाउन हो जाती है। अक्सर जो एजेड लोग हैं उनको भी इस बात का कहा जाता है कि दे नीड टू बी फोकस्ड ऑन देयर डाइट एंड एज वेल एज ऑन वॉक, जस्ट बिकॉज कि उनकी एजिंग उस टाइप पे होती है जहां हार्ट अटैक्स, हार्ट स्ट्रोक्स वगैरह का बहुत ज्यादा इशू क्रिएट होते हैं। तो डॉक्टर विल रिकमेंड दैट दे नीड टू बी वॉक फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड फिजियोथेरेपी इस वजह से क्योंकि अगर किसी को बोन्स का प्रॉब्लम है या जो है उनके किसी भी किस्म का पेन वगैरह है उनकी बॉडी से रिलेटेड। फिर हमारे पास जो थर्ड एंड द लास्ट थिंग आती है वो आती है अवॉइड हार्मफुल सब्सटेंसेस। दिस इज लास्ट बट नॉट लीस्ट, बिकॉज बहुत सारी जो है चीजें हमारी हेल्थ और वेलबींग से रिलेटेड है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन 3 चीजों के ऊपर हेल्थ और वेलबींग सेटल है। मैंने अपनी बुक से भी रेफरेंसेस लिए और कुछ रेफरेंसेस हमने इंटरनेट से भी कलेक्ट किए, लेकिन
जो सबसे ज्यादा मेन 3 एस्पेक्ट्स और मेजर एस्पेक्ट्स थे वो यही थे। फिर उसके बाद हमारे पास आता है हार्मफुल सब्सटेंसेस, बेसिकली टोबैको, स्मोकिंग। these two are places at your risk and getting lungs cancer, heart diseases and a host of other illness. अगर आप टोबैको और स्मोकिंग कर रहे हैं, लोग अक्सर इस चीज को स्टार्ट कर देते हैं, वी नीड टू काम आवर सेल्स, वी नीड टू स्ट्रेस आउट, हम अपनी स्ट्रेस को दूर करने के लिए स्मोकिंग कर लेते हैं, हम टोबैको का यूज कर लेते हैं। No, for time being they will give you the relaxation but not for the lifetime, because no one will able to success कि आप इस चीज को continuously यूज करके आप हेल्दी रह रहे हो। No, it's a big effect on your lungs and causes lungs cancer also और हार्ट डिजीजेस भी। और अगर आपको लंग्स कैंसर या हार्ट डिजीज नहीं भी होता तो आपको कोई ना कोई इलनेस के इश्यूज रहते हैं। अगर किसी को एस्थमा है या नहीं भी है तो हो भी सकता है इसकी वजह से। रिसर्च से बहुत ज्यादा अमेरिकन एसोसिएशन की रिसर्च के हिसाब से बहुत ज्यादा इलनेस है जो कि स्मोकिंग, कि सिर्फ आप स्मोक कर नहीं रहे लेकिन सामने बैठा हुआ अगर आपके सामने स्मोक कर रहे हैं तो सिर्फ उसके स्मोक से आपको बहुत सारी इलनेस क्रिएट हो सकती है। इतना डेंजर है तो हम इनहेल करने से पहले ये चीज क्यों नहीं सोचते, बिकॉज इट अफेक्ट्स ऑन आवर हेल्थ। बाकी जहां तक की बात रही इन 3 चीजों से रिलेटेड कि हम अपनी कॉलेज लाइफ में किस तरह से सक्सेस कर सकते हैं, अगर मैं इसको इसके साथ लिंक करूं तो बेसिकली ये चीज है कि अगर आप सेंसिबल तरीके से खा रहे हैं, आप बिल्कुल फिट हैं, आपको किसी चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका स्केड्यूल बिल्कुल सेट है, आप कोई हार्मफुल सब्सटेंसेस यूज नहीं कोई हार्मफुल सब्सटेंसेस यूज नहीं कर रहे, प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, टाइम पर सो रहे हैं, शेड्यूलिंग स्टार्ट की हुई है आपने, आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, अपनी डेली रूटीन को बिल्कुल प्रॉपरली ऑर्डर में मैनेज करें। ऑर्डर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी लाइफ को, किसी भी हेल्थ को जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस में रखने के लिए। तो अगर आप अपनी एजुकेशन के लिए या अपनी कॉलेज में सक्सेशन के लिए अपनी इन 4-5 चीजों को बिल्कुल फोकस रखकर आप काम करेंगे, आप प्रॉपर डाइट करेंगे, आप टाइम पर पढ़ेंगे, आप टाइम पर सोएंगे, आप टाइम पर उठेंगे, तो इसका मतलब है कि आप फिर सक्सेस आराम से हासिल कर सकते हैं, सामने इंटेलिजेंट कितना भी हो। अगर हम सबसे पहले 2 क्वेश्चंस पे जाएं कि ज्यादा इंटेलिजेंट लोग क्यों फेल हो जाते हैं और कम इंटेलिजेंट लोग क्यों सक्सेस हो जाते हैं, तो इसकी वजह यही है कि ज्यादा इंटेलिजेंट लोग अक्सर जो है वो खुद को डिमोटिवेट इस वजह से कर लेते क्योंकि उनकी नींद पूरी नहीं हुई होती, उनको बैलेंस डाइट प्रॉपर नहीं मिल रही होती है, वो जंक फूड के ज्यादा आदी होते हैं। और आजकल की जनरेशन टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ज्यादा आदी है इस चीज की, और शायद वो इस चीज को नुकसान नहीं समझती कि वो देर से सो रही है या वो जंक फूड का इंटेक कर रही है या वो बैलेंस डाइट पर फोकस नहीं कर रही। तो अगर हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से लिंक करें तो एग्जैक्टली बिल्कुल उसी तरह से लिंक होगा कि आप एक्सरसाइज करें, आप वॉक करें, आप जो है अपनी डाइट को प्रॉपर मेंटेन करें, तो इससे ये होगा कि आपका माइंड, आप मेंटली तौर पर, फिजिकली तौर पर एकदम फिट होंगे, तो उसकी वजह से आप, क्योंकि हेल्थ यही है, मेंटली तौर पर, फिजिकली तौर पर सोशल वेलबींग है आपकी हेल्थ। तो अगर आप खुद पॉजिटिव रहेंगे, आप खुद अच्छे रहेंगे, आप खुद सक्सेस करेंगे, आप अपनी रूटीन लोगों के साथ शेयर करेंगे कि मेरी सक्सेस की वजह मेरी रूटीन है, तो लोग भी आपसे इंस्पायर होंगे और आप सोशली वेलबींग भी क्रिएट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास जो आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वो है मैनेजिंग स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है? तो बेसिकली स्ट्रेस क्या है? इट इज अनरिलीव्ड एंजाइटी दैट इंटरफेयर्स विद नॉर्मल फंक्शन। एक इस तरह की एंजाइटी जो कि आपके डेली बेसिस के फंक्शंस के ऊपर बिल्कुल इतना इंटरफेयर करे कि आप पैनिक क्रिएट हो जाए, आपके हाथ पैर कांपने लगे, हाथ पैर फूलने लगे, एकदम से एंजाइटी हो जाए, आप हेजिटेट करने लगे। लेकिन क्या साइंस हैं या क्या होती है स्ट्रेस? तो बेसिकली व्हाट इज द कॉजेज ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। फिर सेकेंडली हमारे पास आता है व्हाट आर द वेज टू रिड्यूस स्ट्रेस। ऐसी कौन सी वेज हैं कि जिसकी वजह से हम स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं। एक और पॉइंट है वो मैं आप लोगों से इन 2 पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ स्ट्रेस। Stress, many warning signs can tell you stress is getting out of control. किस तरह से आपको पता चलेगा? अगर आप डिप्रेस हैं, स्ट्रेस की वजह क्या होती है? वजह होती है कि अगर आप, ये 3 वजहें जो मैंने आपसे पीछे शेयर की थी कि ईट सेंसिबली, आप प्रॉपर नहीं डाइट खा रहे, बहुत ज्यादा जंक फूड खा रहे हैं, फैट खा रहे हैं, आपकी तबीयत अंदर से ये ठीक नहीं है, आपको अच्छा फील नहीं हो रहा, तो ये भी एक स्ट्रेस हो जाता है। एग्जाम्स की स्ट्रेस है, आपका टेस्ट की स्ट्रेस है,
फैमिली की तरफ से कोई स्ट्रेस है, आपके अपने फ्यूचर को लेकर कोई स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस बहुत सारी तरीकों की होती है। उसकी वार्निंग साइंस क्या होती हैं? डिप्रेशन, डिफिकल्टी इन स्लीप, सोया नहीं जाता टाइम पर, नींद नहीं आती, माइंड बिल्कुल सोते हुए भी काम कर रहा है, टायर्डनेस, थकावट, फौरन थकावट फील होने लग जाती है, एंगर, बहुत जल्दी गुस्सा आने लगता है किसी भी छोटी सी भी बात पर, इंक्रीज और डिक्रीज इन एपेटाइट, आपके खाने में या तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है आपकी डाइट या बहुत कम हो जाती है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं उनको, एक अमेरिकन फाउंडेशन की ही रिसर्च के हिसाब से उन्होंने ये ही अपनी रिसर्च में बताया है कि कुछ लोगों को ये फील होता है, जैसे मैंने आप लोगों से हार्मफुल सब्सटेंसेस में डिस्कस किया था कि कुछ लोग टोबैको और स्मोकिंग का यूज करके उनको स्ट्रेस आउट फील होता है। कुछ लोग ऐसे हैं कि ज्यादातर ये चीज फीमेल्स में पाई जाती है कि वो जब स्ट्रेस बहुत होती है तो वो बहुत ज्यादा खाने लगती हैं। उनको लगता है कि शायद जितना कुछ है शायद वो सब कुछ खा जाएंगे अपनी स्ट्रेस को दूर करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। फीमेल्स के हिसाब से, फीमेल्स का सिर्फ बात नहीं हो रही यहाँ पर, मेल्स की भी बात हो रही है, मैं दोनों तरफ से बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये वाली बात है कि अगर आप की डाइट में इंक्रीज हो रही है तो वो कोई अच्छी चीज नहीं है। आपकी डाइट नॉर्मल डाइट से इंक्रीज हो रही है, आप ओबेसिटी की तरफ जा सकते हैं, आप इतना ज्यादा खाने के आदी बन सकते हैं, आप एडिक्ट हो सकते हैं इस चीज के। और डिक्रीज इन एपेटाइट, आपकी फिजिकल अपीयरेंस तो कम होगी ही होगी, साथ साथ आपका इम्यून सिस्टम भी डाउन हो जाएगा अगर आपके डेली बेसिस के हिसाब से आपके एपेटाइट में जो है कमी आई। लॉस ऑफ प्लेजर इन लाइफ, आपको कहीं पर भी कोई खुशी नहीं नजर आएगी, आपको लगेगा कि शायद जो चीजें हो रही हैं वो सब आपकी ही वजह से हो रही हैं या वो सब आपके ही खिलाफ हो रही हैं, जितनी खुशियां शायद हैं आप वो सब कुछ भी भूल जाएंगे। लॉस ऑफ प्लेजर इन लाइफ होगा, आपको नहीं लगेगा कि आपकी जिंदगी में भी कभी कोई खुशी आ सकती है, आप बिल्कुल डिमोटिवेट हो जाएंगे इस हिसाब से। फिर नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था, व्हाट आर द वेज टू रिड्यूस स्ट्रेस, तो सम टिप्स दैट बीट द स्ट्रेस, कि ऐसी दीज टिप्स आर बेसिकली द बीटर ऑफ स्ट्रेस, कि वो कैसे आप अपनी स्ट्रेस को बीट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बी रियलिस्टिक, बी रियलिस्टिक, because you know what you do and don't, you know what are the do and don'ts for you, आपको पता है कि आपके लिए क्या ठीक है और क्या नहीं, आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। इसी वजह से किसी गलत जगह पे कोई अपना टाइम इन्वेस्ट करना, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करना एक बेवकूफी है। अगर आपको पता है कि आप क्या कर सकते हैं, देन डोंट ट्राई टू बी ओवर एफिशिएंट। आपको पता है आप क्या कर सकते हैं, सुकून से उस चीज को कीजिए, रियलिस्टिक हो जाइए। बी स्ट्रेस को किस तरह से बीट कर सकते हैं, इस तरह से हम कैसे कर सकते हैं, जब आपको पता है कि आप वो काम नहीं कर सकते तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने सर पर मत लीजिए, क्योंकि अगर वो काम आपसे नहीं होगा तो आप स्ट्रेस क्रिएट होगी ना आपकी। तो इस वजह से आप वो काम ले ही मत जो कि आपसे नहीं हो सकता। तो रियलिस्टिक हो, आपको पता है आपको क्या करना है, आपको लोगों को बताना चाहिए कि मुझसे ये काम नहीं हो सकता या हो सकता है। रियलिस्टिक होना चाहिए इंसान को। फिर उसके बाद हमारे पास सेकंड स्ट्रेस बीटर आता है, एक्सरसाइज टेंशन अवेज। जैसे कि हमने पहले भी गेट फिट स्टे फिट में डिस्कस किया था उस पॉइंट में। तो हमारे पास ये है कि आप एक्सरसाइज करें और आपकी स्ट्रेस जो है वो दूर होगी। कुछ लोग स्ट्रेस से दूर होने के लिए योगा थेरेपीज लेते हैं, योगास करते हैं। इसी तरह से एक एक्सरसाइज जो है जो बहुत ज्यादा कॉमनली इंटरनेट पे मैंने वास्टली देखी, कि जो लोग एक्सरसाइज के लिए बहुत ज्यादा जो एक्सरसाइज यूज करते हैं वो थे कि वो प्रॉपरली आप एक चेयर पे बैठ जाइए, अपने पैर ज्वाइन करके और अपने शोल्डर्स को बिल्कुल स्ट्रेट करके, आपकी बैक बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, और अपने शोल्डर्स को मूव कीजिए क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज 10 to 15 टाइम्स ये कीजिए। डीप ब्रेथ लीजिए, फिर से दोबारा से कीजिए, डीप ब्रेथ लीजिए। 10 स्लॉट्स आपको जो है वो कंप्लीट करने हैं। तो इस तरह से आपकी स्ट्रेस में कमी आ जाएगी। फिर लर्न टू से नो, आपको पता है कि क्या काम आप कर सकते हैं और कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके सर पे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी लाइफ में, आपके शेड्यूल में सारी चीजें बहुत ज्यादा मसरूफियत की हैं और मैं आपसे कोई काम कह दूं कि आपको ये करना है और आपके पास उस काम को करने का टाइम नहीं, लेकिन फिर भी मैं हर्ट ना हो जाऊं, मेरी फीलिंग्स खराब ना हो जाए, आपसे मेरी बात खराब ना हो जाए, दोस्ती खराब ना हो जाए, क्योंकि आजकल बस यही चीजें फोकस करते हैं। तो मैं अपने सर पे, आप अपने सर पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे कि मैंने कहा था कि कहीं मैं बात ना करना छोड़ दूं या मैं हेल्प ना करना छोड़ दूं। तो इस वजह से आप हमेशा
हमेशा की बात नहीं, आप अपनी फैमिली में हो, फ्रेंड्स में हो, अगर वो काम आप नहीं कर सकते, आपकी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है अगर वो काम करना, आप समझते हैं कि आपके पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा बर्डन है, तो आप उस काम के लिए नो कह दीजिए। सीखिए कि किस तरह से नो कहते हैं। ये भी एक स्ट्रेस बीटर है। जब आप एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपकी है ही नहीं वो आप लेंगे ही नहीं, तो आपको स्ट्रेस भी नहीं होगी। फिर उसके बाद आता है हमारे पास लर्न टू डील विद नेगेटिव पीपल। दुनिया में बहुत ज्यादा नेगेटिव पीपल है, उनके बहुत ज्यादा नेगेटिव एटीट्यूड है। तो बीट स्ट्रेस का हम किस तरह से, स्ट्रेस बीटर से किस तरह से लिंक करेंगे? इस तरह से लिंक करेंगे कि जब भी नेगेटिव पीपल, जो भी लोग आपकी जिंदगी में हैं, उन सब लोगों को अपनी जिंदगी से दूर कर दीजिए, क्योंकि वो सिर्फ आपको नेगेटिविटी के अलावा कुछ नहीं दे सकते। सिर्फ पॉजिटिव लोगों को अपने करीब रखिए, अपने क्लोज रखिए, उनको उनसे शेयर कीजिए। नेगेटिव पीपल सिर्फ अपनी नेगेटिविटी प्रोवाइड कर सकते हैं, वो आपको मोटिवेट नहीं कर सकते, सिर्फ नेगेटिविटी देंगे और डिमोटिवेट करेंगे, क्योंकि उनका एटीट्यूड स्टार्टिंग से ऐसा है। फिर आता है मेक अ विश लिस्ट। इस मेक अ विश लिस्ट का स्ट्रेस बीटर से क्या ताल्लुक है? अक्सर आप लोगों ने इस तरह का सेंटेंस यूज किया होगा कि अगर हमारे पास टाइम होता तो काश हम ये करते। वो जो ब्लैंक और वो सेंटेंस है, वो कब फिल होगा और वो कैसे फिल होगा? जो उस सेंटेंस में आने वाली चीज है, आप उसको लिस्ट आउट कर लीजिए। और जब आप स्ट्रेस फील करें, क्योंकि जो लिस्ट आपने बनाई है ना, वो सारी चीजें आपकी फेवरेट है, वो सारी चीजें आपकी पसंदीदा हैं, जो काम आप करना चाहते थे खुशी से, जो आपका दिल था, लेकिन टाइम ना होने की वजह से या कोई भी इशू की वजह से आप वो नहीं कर सके। तो जब आप स्ट्रेस में हो, आप उस काम को करें, किसी एक काम को लें और उसको कंप्लीट करने की कोशिश करें। ना हो कोई बात नहीं, लेकिन उसको कोशिश करें, ताकि आपका माइंड उस तरफ से डाइवर्ट हो जाए और आप अपनी पूरी एफर्ट्स उसमें लगाएं और आपकी टेंशन और स्ट्रेस भी दूर हो जाए। फिर हमारे पास लास्ट पॉइंट आता है हेल्प समवन एल्स। कोई भी चीज सीक्रेट नहीं होती कभी भी। आपकी कोई भी एबिलिटी सीक्रेट नहीं रहती। किसी ना किसी को उसकी, आपकी एबिलिटी का पता चल जाता है कि ये एबिलिटी आपके अंदर है, तो आप किसी की भी हेल्प कर सकते हैं। अगर कोई एबिलिटी अल्लाह ताला ने आपको दी है, तो आपको चाहिए कि आप उसकी हेल्प करें, ना कि वो उसको हेल्प होगी, बल्कि आपकी स्ट्रेस, क्योंकि वो काम आपको आता है बहुत परफेक्टली तरीके से और सामने वाला आपसे डिमांड कर रहा है कि वो काम आप उसको सिखाएं, देन आपका माइंड बिल्कुल उसकी तरफ से उस तरफ डाइवर्ट हो जाएगा और आप अपने माइंड को बिल्कुल रिलैक्स करके, जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर और डेवलप होगा, आप उससे अपना स्ट्रेस को भी बीट कर सकते हैं और आपको अच्छी चीज सीखने के लिए भी मिलेगी। फिर उसके बाद जो हमारे पास आता है और जो हमारे पास लास्ट पॉइंट है, वो है आर यू स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑनलाइन? टू मच टाइम ऑनलाइन बेसिकली ये भी एक स्ट्रेस से रिलेटेड चीज है, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा मोबाइल बहुत देर तक यूज कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपकी आंखें दर्द कर रही हैं या कुछ भी प्रॉब्लम आपके रिलेटेड हो रहा है, तो ये सारी स्ट्रेस की ही साइंस होते हैं। बिकॉज द इंटरनेट इज अ हेल्पफुल टूल फॉर रिसर्चिंग and facts finding. It can also be a pleasant distraction similar to watching a movie or a favorite TV program. लेकिन कुछ साइंस हैं जो कि वार्निंग साइंस होते हैं। वो है इंटरनेट एक्टिविटीज आर ऑन योर माइंड और ऑफन दैट नॉट। कभी भी आपने इतना इंटरनेट यूज नहीं किया होगा जितना आप कर रहे हैं। ये एक वार्निंग सिचुएशन है, एक अलार्मिंग सिचुएशन है। द अमाउंट ऑफ टाइम यू स्पेंड ऑनलाइन हैज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड। बढ़ता जा रहा है आपका ऑनलाइन टाइम, लेकिन कम नहीं हो पा रहे आप। क्यों? क्योंकि ये अलार्मिंग सिचुएशन है, आपने बहुत आदी कर लिया खुद को, स्ट्रेस लेने लग गए हैं आप इस चीज की। आफ्टर डिसाइडिंग दैट यू आर स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑनलाइन, यू ट्राई टू स्टॉप और कट बैक बट वर अनसक्सेसफुल। इसका क्या मतलब है कि आप सोचते हैं कि बस अभी मैं आज इतने बजे फोन रख दूंगा, इतने बजे ऑनलाइन नहीं होगा, बस ये मेरा लास्ट टाइम है। आप ट्राई करते हैं बट यू आर अनसक्सेसफुल, बिकॉज आपके इख्तियार में वो चीज रहती नहीं है, क्योंकि आप इतने एडिक्ट हो चुके हैं उस चीज के। एडिक्शन हर चीज की अच्छी नहीं होती और ना ही हर चीज की बुरी होती है। तो इस वजह से इंसान को पता होना चाहिए कि उसके लिए क्या चीज अच्छी है और क्या चीज बुरी। फिर आता है just the thoughts of limiting your internet time make you feel anxious or depressed। कि अगर आपको लगता है कि अगर आप अपना इंटरनेट का टाइम लिमिट कर लेंगे तो शायद आप एंशियस होंगे, आप डिप्रेस हो जाएंगे, आप अकेले होंगे, आपके पास करने के लिए कुछ नहीं होगा। करने के लिए जिंदगी में बहुत कुछ है। अगर आप एक्सप्लोर करें तो और भी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं मोबाइल को हटाकर।
फ्रेंड्स, फैमिलीज मेंबर्स, क्लोज फ्रेंड्स वो भी कंसर्न हो जाते हैं कि इतनी देर आप मोबाइल में क्या क्या यूज कर रहे हैं, कितनी देर ऑनलाइन रहकर क्या चीज हो रही है, अक्सर कंसर्न हो जाते हैं। पेरेंट्स पूछते हैं क्या कर रहे हैं आप लोग इतनी देर। तो वो चीजें हमारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं कि आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना टाइम यूज करना है और कितना टाइम यूज नहीं। तो दीज आर द बेसिकली अलार्मिंग सिचुएशंस दैट अप्लाई टू यू। इफ सो अगर ये अप्लाई आप लोगों के ऊपर हो रही हैं तो दैट्स मीन कि आप स्ट्रेस के बहुत बड़े शिकार हैं। और सेकेंडली कि आप अपना टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि टाइम इज अ की ऑफ सक्सेस बेसिकली, कि अगर टाइम आपके पास है तो आप उसको अच्छे तरीके से अच्छे कामों में यूटिलाइज कीजिए। अगर आप लोगों में से किसी का भी क्वेश्चन है आप लोग सर इमरान को सेंड कर सकते हैं, मैं आपको उस क्वेश्चन का रिप्लाई दे दूंगी। और थैंक यू सो मच। आई होप कि आप लोगों को समझ आया हो जो भी टॉपिक मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। और कोई भी किसी को इशू है तो आप लोग मुझे भी मैसेज कर सकते हैं, एवरीवन पे भी कर सकते हैं, तो मेरे पास भी आ जाएगा और मैं उसका रिप्लाई जरूर दे दूंगी। थैंक यू सो मच। Thank you very much. Thank you very much, Fizza, for your detailed presentation and your participation with the good arrangement of ideas and thoughts. I hope that you people have understood what she has said और आपने बहुत कुछ इससे सीखा होगा। तो thank you very much once again. And now अब हमारे पास जो second मिल जाएगी। तो ये प्रेजेंटेशन जो आप डिलीवर कर रहे हैं एक्चुअली ये आपके लिए बहुत ज्यादा फिजिबल भी होगी, बेनिफिशियल भी होगी, ताकि आप इससे बहुत कुछ सीख भी सकें और एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकें। ठीक है, सो लेट्स मीट इंशाल्लाह आफ्टर 5 and 6 minutes एंड वी हैव आइजा नवीद फॉर द प्रेजेंटेशन आफ्टर दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच। और प्लीज मुझे इसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए अटेंडेंस का, ताकि मैं उसको अपडेट कर दूं। फिजा या तो आप भेज दें या अगर अशरफ यहाँ मौजूद है तो आप मुझे भेज सकते हैं। अगर आयजा का कंटेंट नाइबा आपसे पहले है तो पहले आयजा देंगी और उसके बाद आप। ठीक है, तो लेट्स सी। Recording stopped. Aiza Naveed, if you are in this group, so please raise your hand so that I would allow you to give the presentation. Aiza, please raise your hand so that I would allow you to present.
अस्सलाम वालेकुम। फर्स्टली आप लोग मुझे बता दें, am I audible? जी, you're audible very clear, very clear. Okay, so I'm going to just start now, right? Go ahead, please. Assalamu alaikum. Good afternoon, everybody. I hope you people are doing great. So now let me first briefly introduce myself. My name is Aiza Naveed, and I am so delighted to be here today to talk to you about the emotions. Yeah, the emotions you feel, the emotions I feel, the emotions we all feel. तो आज मैं हमारे इमोशंस के बारे में बात करूंगी, हमारे एहसासात के बारे में बात करूंगी, हमारे जज्बात के बारे में बात करूंगी. Okay, so emotions are basically the experiences of emotional states you feel different at times. अब मैंने बहुत different बोल दिया. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपकी फीलिंग्स, आपके एहसास, आपके जज्बात, आपके इमोशंस कहलाते हैं, राइट? जो वक्त के साथ साथ, आपके हालात के साथ साथ और आपकी पर्सनालिटी के साथ साथ भी चेंज होते हैं. अच्छा, ये वक्त और हालात के साथ तो शायद समझ आ गया होगा, लेकिन ये पर्सनालिटी के साथ इमोशंस कैसे चेंज हो रहे हैं ये मैं बताती हूँ. तो पर्सनालिटी एक ऐसी चीज है, अब मैं आप लोगों की बात अगर कर लेती हूँ, तो आप सबकी एक ना एक पर्सनालिटी है, सही? हर कोई अपनी अपनी Recording in पर्सनालिटी रखता है. progress. हर कोई अपनी अपनी पर्सनालिटी रखता है, ठीक? लेकिन 5 साल बाद क्या आप लोगों की सेम पर्सनालिटी होगी? नहीं. आज जो आप लोग सोचते हैं वो 5 साल बाद नहीं सोचेंगे, या आज जिस चीजों पे आप लोगों के जो नजरिए हैं 5 साल बाद वो डिफरेंट होंगे. सो व्हाट यू आर फीलिंग नाउ यू वोंट बी फीलिंग देन. सो ये जो वेरिएशन आएगी आपकी पर्सनालिटी के अंदर, ये आपके इमोशंस को भी कंप्लीटली चेंज कर देगी, ठीक? इसीलिए मैंने पर्सनालिटी को यहाँ पे ऐड किया है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. जो हम आज फील करते हैं वो हम बाद में फील नहीं करेंगे. जो चीजें हमें शायद आज बॉदर करती हैं वो आगे जाके ना करें, या जिस चीजों के बारे में हम आज काम है आगे जाके वो चीजें हमें बुरी लगने लगे. अगर हम आज इंट्रोवर्ट हैं तो आगे जाके शायद हम एक्सट्रोवर्ट हो जाएं. ऐसे ही एक्सट्रोवर्ट शायद इंट्रोवर्ट हो जाएं. तो ये जो वेरिएशन आती है आपकी पर्सनालिटी के अंदर, ये आपके इमोशंस को भी कंप्लीटली चेंज कर देती है. अच्छा, अब मैंने जब इमोशंस की चेंजेस की बात की है तो मैं कुछ ओवरव्यू दे देती हूँ आप लोगों को कि हमारी डेली लाइफ में जो इमोशंस हम फील करते हैं वो कौन कौन से. वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ ओवरव्यू दे देती हूँ जो मोस्टली हम फील कर रहे होते हैं. सो ये तो आप सबको पता ही होगा दैट यू फील हैप्पी एट टाइम्स, राइट? यू फील गिल्टी ऑल्सो समटाइम्स, यू फील एंग्री, यू फील फ्रस्ट्रेटेड, you feel confident, puzzled, anxious, ashamed, smug, joyful. बहुत सारी फीलिंग्स हैं जो आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में फेस कर रहे होते हैं. शायद मैंने यहाँ सारी बताई भी नहीं. There are lots and lots of them. So now I'm going to be just proceeding further. Sir, can you please share the slide? Thank you. Okay, so my topic is now, which is in emotions associated with. अच्छा, फर्दर टॉपिक पे बात करने से पहले यहाँ पे एक टर्म लिखी हुई है, एसोसिएशन, एसोसिएटेड. एसोसिएटेड का मतलब क्या होता है? एसोसिएटेड का मतलब बेसिकली होता है कनेक्शन. when you're connecting with somebody, when you're relating with somebody, when you're linking onto something with somebody, तो ये जो लिंक है, ये जो रिलेटिविटी है, ये जो कनेक्शन है, ये आपकी एसोसिएशन में आ जाता है. सो आपके इमोशंस भी डिफरेंट चीजों को डिफरेंट तरीके से कनेक्टेड हैं. आपके इमोशंस कनेक्टेड हैं डिफरेंट चीजों पे, और इसीलिए वो चेंज भी होते हैं वक्त बा वक्त. अगर वो चीज चेंज होती है तो आपके इमोशंस भी चेंज हो जाते हैं. अब वो क्या चीजें हैं जिससे आपके इमोशंस कनेक्टेड हैं वो मैं आपको बताती हूँ. ओके, सो द फर्स्ट वन वुड बी योर मूड. आपका जो मूड है, इट ब्रिंग्स द कलर्स ऑन द परसेप्शन यू हैव ऑन टू समथिंग, ठीक? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि आप एक सर्टेन चीज है, एक सर्टेन सिचुएशन में जो आपका मूड है वो आपके इमोशन साफ साफ एक्सप्रेस कर देंगे. कहते हैं ना आज मूड अच्छा नहीं है, या आज मूड बड़ा अच्छा लग रहा है तुम्हारा. तो वो कैसे पता चलता है हमें? वो हमें ऐसे ही पता चलता है कि हम उसके इमोशंस के जरिए, उसके रिएक्शंस के जरिए अंदाजा लगा लेते हैं कि व्हाट इज ही फीलिंग राइट नाउ, ठीक है? ऐसे ही अगर मूड अच्छा नहीं है तो वो भी हमें पता चल जाता है, ठीक है? तो इमोशंस से इसकी रिलेटिविटी इसी तरह है कि मूड जो है हमारा, वो हमारे इमोशंस हमारे मूड को डिस्क्राइब हमारे लिए कर देते हैं. नाउ सेकेंडली, टेम्परामेंट. इट इज योर नेचर व्हिच अफेक्ट्स योर बिहेवियर. आपका बिहेवियर क्या है चीजों को लेके, आप कैसे बिहेव करते हैं डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट तरीकों से, इससे भी आपके इमोशंस पता चलते हैं. आपके इमोशंस बताते हैं कि आपको किस तरीके से चीजों को लेके चलना है, या आपका बिहेवियर हमें बता देता है कि आप किस चीज के बारे में क्या फील कर रहे हैं. सो आपके बिहेवियर को देख के कोई भी अंदाजा लगा सकता है दैट व्हाट यू आर फीलिंग एट द मोमेंट.
सही है, अभी मैं आप लोगों के सामने नहीं हूँ, अगर सामने प्रेजेंट कर रही होती तो मेरे बिहेवियर से आपको पता चल जाता है इफ आई एम कॉन्फिडेंट और नो, और शायद अभी मेरी आवाज से पता चल गया होगा कि इफ आई एम कॉन्फिडेंट और नो। तो ये चीजें सारी मेरे बिहेवियर के जरिए आपको पता चल रही है, ठीक है। नाउ आई एम प्रोसीडिंग फर्दर, तो हमारे पास आ गई पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी को मैं पहले भी डिस्कस करती हूँ, यहाँ ही हूँ, अभी दोबारा ब्रीफली डिस्कस कर देती हूँ कि हमारी पर्सनैलिटी भी चेंज हो जाती है वक्त के साथ साथ। हम चीज़ों को अलग अलग तरीकों से टैकल करने लगते हैं वक्त के साथ साथ, तो ये भी वही चीज़ हो गई। नाउ डिस्पोजिशन, इट इज़ बेसिकली योर कैरेक्टर, योर हैबिट, आपके आदत, आपकी जो आदतें होती हैं, द आउटलुक ऑफ योर मेंटल एंड इमोशनल स्टेट। आपका जो कैरेक्टर है वो आपकी मेंटल और आपकी इमोशनल फीलिंग को लोगों को डिस्क्राइब कर देता है, दैट व्हाट यू आर मेंटली फीलिंग। हम मेंटली क्या फील कर रहे हैं या आपके इमोशंस हमें बताते हैं, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि कोई मेरे दिमाग में तो आके बैठेगा नहीं और फिर उसको पता चलेगा नहीं कि हाँ ये सोच रही है या हाँ ये फील कर रही है, मेरे इमोशंस के जरिए ही उसको पता चलेगा। तो ये दोनों चीजें भी आपस में लिंक हैं। नाउ द लास्ट वन वुड बी द मोटिवेशन। मोटिवेशन जो टर्म है वो सबने सुना होगा ना। सो मोटिवेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो आपको गाइड करता है ताकि आपके अंदर वो जो गोल ओरिएंटेड बिहेवियर होता है ना वो बरकरार रहे। जाहिर है जब गोल ओरिएंटेड बिहेवियर होगा ओनली देन यू आर मोटिवेटेड, राइट। सो वो चीज कंटिन्यूअस रहे तो वो चीज आपकी मोटिवेशन में आ जाती है। फॉर इंस्टेंस इफ यू आर डीमोटिवेटेड ऑल्सो, तो वो भी चीज आपके इमोशंस के जरिए हमें कंप्लीटली शो हो जाती है कि इफ द पर्सन इज मोटिवेटेड और नो। ओके सर, नेक्स्ट स्लाइड। Here it is. Now, what variety do we have? What kind of emotions do we face? So the first one I'm going to be discussing with you all would be the positive emotions. Now, this happens जब आप किसी चीज को लेके satisfied होते हैं, जब आपको किसी भी चीज के बारे में एक अच्छी फीलिंग आती है, एक अच्छी फीलिंग रखते हैं, then उसका मतलब ये है that you have like positive emotions about it, right? इसकी कुछ examples भी मैंने mention की हैं, जिसमें सबसे पहली है hopeful. So if you're full of hope, it means you feel good about it, right? अगर आपके अंदर उम्मीद बाकी तभी रह जाती है when you're satisfied onto something. अगर आप किसी चीज को लेके satisfy हैं ही नहीं तो जाहिर सी बात है आपकी उम्मीद भी मर जाएगी फिर। So आप hopeful सिर्फ तब होते हैं when you're positively connected with something. Okay, so the second one would be the confidence. अच्छा, so if you feel confidence for instance onto something, तो इसका भी यही मतलब है that you're highly motivated about it. राइट अगर मैं यहाँ कॉन्फिडेंटली बात कर रही हूँ तो इसका मतलब यही है दैट आई हैव अ कंप्लीट बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ व्हाट आई एम सेइंग और व्हाट आई एम डिलीवरिंग, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कॉन्फिडेंटली बात कर रही हूँ तो इसका ये मतलब है दैट आई एम मोटिवेटेड इनफ कि मैं आके यहाँ पे बात कर सकती हूँ। तो ये भी मेरे पॉजिटिव इमोशंस में आ जाता है। ओके, इसी तरीके से पीसफुल, बहुत ही ईजी सा मतलब है इसका कि आप मुतमईन है किसी भी चीज को लेके। जब आप किसी भी चीज को लेके मुतमईन होते हैं देन ऑब्वियसली यू आर पॉजिटिव अबाउट इट। नाउ अब बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आ गई होंगे आप लोगों को। नाउ आई एम गोना टेल यू कि जहाँ पे पॉजिटिविटी है वहाँ पे नेगेटिविटी भी है। अगर हम सर्टेन सिचुएशंस में पॉजिटिवली टैकल करते हैं चीज़ों को तो बहुत सी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ हम नेगेटिवली भी चीज़ों को, अगर हम ऑप्टिमिस्टिक हैं तो बहुत से ऐसे टाइम होते हैं हम पेसिमिस्टिक भी हो जाते हैं चीज़ों को लेके। तो नेगेटिव इमोशंस भी एक चीज़ है। इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो पॉजिटिव इमोशंस को मैं बिल्कुल ऑपोजिट कर दूं तो वो नेगेटिव इमोशंस बन जाते हैं। मैंने पॉजिटिव इमोशंस में बताया था कि इफ़ यू आर सेटिस्फाइड, इफ़ यू आर हैप्पी, इफ़ यू हैव इंटरेस्ट ऑन टू थिंग्स, तो वहाँ पे आप पॉजिटिव हैं। लेकिन अगर इसी चीज़ को मैं ऑपोजिट कर दूं तो अगर आप किसी भी चीज़ को लेके अच्छा फील नहीं कर रहे या आप किसी भी चीज़ को लेके सेटिस्फाइड नहीं है, किसी भी चीज़ को लेके मुतमईन नहीं हो रहे या आपका इंटरेस्ट लेवल उतना नहीं है, तो वहाँ पे आपकी नेगेटिव इमोशंस की एम्ब्रेसमेंट होना शुरू हो जाती है, वहां पे आप नेगेटिव होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, इसमें भी मैंने कुछ एग्जांपल्स मेंशन की हैं। एग्जॉस्टेड, हम कहते हैं ना कभी कि यार आई एम फीलिंग वेरी एग्जॉस्टेड, तो इसका मतलब यही है यू आर फीलिंग लो अबाउट समथिंग, राइट, यू आर फीलिंग लो अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग, तभी आप कहते हैं आई एम फीलिंग एग्जॉस्टेड। और उसकी वजह से होता क्या है, आप पैनिक क्रिएट करने लगते हैं, पैनिक कॉज हो जाता है और आप खुद भी डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं, आप अपने एनवायरनमेंट में अपने लोगों को भी एक डिस्टर्बिंग सिनेरियो बना देते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी नेगेटिव इमोशंस में आ जाती हैं। ओके, प्रोसीडिंग फर्दर सर।
नाउ आई एम गोना टेल यू कि वो कौन से फैक्टर्स हैं. अच्छा, फैक्टर्स होते क्या है? फैक्टर्स बेसिकली आंसर होते हैं, ठीक है. तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं आपके इमोशंस को कि फिर आपके इमोशंस चेंज हो जाते हैं? वो कौन सी वजूहात हैं कि आपके इमोशंस चेंज होते हैं वक्त बा वक्त? पहली चीज पर्सनालिटी. ये मैंने बार बार इसीलिए मेंशन किया है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और ये देखा जाए तो एक बहुत बड़ी चीज है कि आपकी पर्सनालिटी, क्योंकि लिटरली हर एज के साथ आपकी चेंज हो ही रही होती है, क्योंकि अगर आपके एक्सपीरियंसेस चेंज हो रहे होते हैं, जब आपको एक्सपीरियंसेस मिल रहे होते हैं चीज़ों के बारे में, तो आपकी पर्सनैलिटी, आपके व्यूज डिफरेंटली चेंज होते रहते हैं, तो आपके इमोशंस भी चेंज होते रहते हैं. नाउ द सेकंड वन वुड बी योर कल्चर. आपका कल्चर भी एक ऐसी चीज है जिससे आपको पता चलता है कि आपने कैसे चीजों को टैकल करना है या आपने कैसे रिएक्ट करना है चीजों को, ठीक है. तो ये आपका कल्चर भी आपको बताता है. सो द थर्ड वन वुड बी द वेदर. और आज ये वाली बात तो आज ये जो 2 दिन गुजरे हैं इसमें बड़ी अच्छी समझ आ जाएगी कि वेदर जो है उसके साथ हमारे मूड चेंज होते हैं. कहते हैं ना कि वेदर बुरा है तो कहते हैं हम लोग कि गुस्सा आ रहा है, गर्मी लगती है तो गुस्सा भी आ रहा होता है, और फिर कभी वेदर अच्छा हो तो यू फील जॉयफुल, यू फील प्लेफुल, यू आर एट योर बेस्ट जब आपका मौसम अच्छा होता है. तो वेदर भी एक ऐसा फैक्टर है जो आपके इमोशंस में वेरिएशंस लेके आता है. स्ट्रेस्ड. सो इफ यू आर फीलिंग स्ट्रेस्ड आउट, आप उसके अकॉर्डिंगली बिहेव करने लगते हैं. आपकी बातों से, आपके एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि आप किसी भी चीज को लेके स्ट्रेस्ड है, किसी भी चीज को लेके परेशान है, आपको कोई चीज परेशान कर रही है, आप डिस्टर्ब हैं, तो वो भी आपके इमोशंस हमें बता देते हैं. नाउ एज, बढ़ती हुई उम्र. क्योंकि बढ़ती हुई उम्र का इसमें इसीलिए मैंने ऐड किया क्योंकि जितनी उम्र बढ़ती जाती है हमारी, उतने हमारे एक्सपीरियंसेस बढ़ते जाते हैं. भले वो एक्सपीरियंसेस पॉजिटिव हों, भले वो एक्सपीरियंसेस नेगेटिव हों, हमारा जैसा हम पे जैसा भी इम्पैक्ट हो उनका, पॉजिटिव या नेगेटिव, एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस है, लेसन लेसन है. तो हम लोग उस चीज से कुछ ना कुछ सीखते हुए ही आगे बढ़ते हैं, राइट. तो जब हम चीजों को सीखते हुए आगे बढ़ते हैं तो हमारे इमोशंस भी उसके साथ साथ चेंज होने लग जाते हैं. अच्छा, नाउ द जेंडर. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये मैंने ऐड भी इसीलिए की है क्योंकि जेंडर में वेरिएशंस किस वजह से इमोशंस को लेके, क्योंकि अगर एक लड़का लड़की है तो ऐसी बहुत सी सिचुएशंस होंगी जहाँ पे लड़का कुछ फील करेगा और लड़की कुछ फील करेगी, तो इनकी जो फीलिंग है, इनके जो व्यूज होंगे चीजों को लेके वो बहुत डिफरेंट होंगे. जरूरी नहीं है कि लड़का लड़की या 2 अलग अलग जेंडर्स चीजों पे एक तरीके से रिएक्ट करें. तो अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई एक्सीडेंट ले लो, एक्सीडेंट हो जाता है तो हो सकता है कि लड़की, हो सकता है प्रॉबेबली लड़की घबरा जाए और उसी सिचुएशन में लड़का हेल्प आउट करे घबराने की जगह. तो ये 2 बहुत अलग अलग रिएक्शंस हैं जो एक हादसे पे एक लड़का और एक लड़की ने दिए होंगे. इसीलिए वेरिएशंस इमोशंस की जो है वो जेंडर के थ्रू भी होती है. नाउ द लास्ट वन वुड बी एनवायरमेंटल. आपका जो एनवायरमेंट है, आपकी जो इर्द गिर्द की सराउंडिंग है, वो आपके इमोशंस पे बहुत अफेक्ट करती है. अभी जैसे आपके एनवायरमेंट में यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ तो आप लोग कुछ फील कर रहे होंगे. जब ये सब कुछ क्लास वगैरह हमारी एंड हो जाएगी, आप अपने नेचुरल हैबिटेट में आ जाएंगे, देन यू स्टार्ट फीलिंग समथिंग एल्स. तो आपकी इमोशंस तो मैं कहती हूँ चुटकियों में चेंज हो जाते हैं. तो ये चीज भी है. ओके सर, प्रोसीडिंग. नाउ दिस इज द literally my favorite part of the presentation, which is the emotional intelligence. अच्छा, ये एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, इस पे एक अलग से प्रेजेंटेशन बन सकती है, लेकिन मैं इसको सम अप कर दूंगी फॉर यू ऑल. अच्छा, अभी तक मैंने जितनी भी इमोशंस को लेके बात की है वो मैंने की है कि आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों को क्या एहसास होना चाहिए, आप लोग कैसे रिएक्ट करते हैं. आप या सिर्फ मैं की बात हुई है कि मुझे ये लगता है, मैं ऐसे फील करती हूँ, सिर्फ एक सोलो इमोशंस की बात हुई है. यहाँ पे इमोशनल ऑफ एन इंडिविजुअल की बात चल रही थी, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस में अब जब मैं बात करूंगी तो आई एम गोना टॉक टू यू अबाउट द इमोशनल कनेक्टिविटी विद वन अनदर. कि आप एक दूसरे से इमोशनली कैसे कनेक्टेड है, एक दूसरे का एहसास करना, वो कहते हैं ना दुख सुख में साथ होना एक दूसरे के, एक दूसरे को इमोशनली और मेंटली सपोर्ट करना इमोशनल इंटेलिजेंस में आ जाता है. अच्छा, अगर मैं अपनी पर्सनल प्रेफरेंसेस की बात करूं तो आई फील ऑल द बॉयज, ऑल द मेन आउट देयर रियली नीड टू हैव इमोशनल इंटेलिजेंस इन देम मोर देन वुमेन डू. लाइक सीरियसली, अगर मैं अपनी बात करूं देन आई कैन नॉट लिटरली कनेक्ट विद अ पर्सन हु डजंट फील फॉर अदर्स या हु जस्ट कांट फील फॉर अदर्स, जो सिर्फ अपना सोचे. सो आई कैन नॉट कनेक्ट विद दैट काइंड ऑफ अ पर्सन. और ऐसे बहुत से लोग होंगे, बहुत से लड़के होंगे जो जो वो भी ये चीज फील करते होंगे, बहुत से लोग होंगे जिनके अपने अपने व्यूज होंगे इस चीज को लेके. सो नो ऑफेंस टू एनीबडी, मैं अपनी बात कर रही हूँ.
So ये फीलिंग, ये एहसास होना एक दूसरे के लिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है. कभी कभी आप जो इमोशनली लोगों को सपोर्ट करते हैं, जो मेंटली सपोर्ट करते हैं, वो फाइनेंशियली सपोर्ट से बहुत बड़ा भी होता है. ठीक है. तो लोगों की मेंटल स्टेबिलिटी को देखते हुए उनको सपोर्ट करना ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत रेयर है और बहुत ही अच्छी बात है. तो अगर ये हो एक बंदे के अंदर तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है. अच्छा, अब हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर भी 4 चीजें मैंने लिस्ट डाउन की हुई है जो इसका पार्ट है. पहली चीज है हमारे पास परसीविंग इमोशंस. परसीविंग इमोशंस का मतलब है कि आपके अंदर एक एबिलिटी होनी चाहिए, एक स्किल होनी चाहिए कि आप दूसरे बंदे की फीलिंग्स को आइडेंटिफाई कर सकें कि वो बंदा क्या फील कर रहा है, आप ये चीज आइडेंटिफाई कर सकें. तो ये एबिलिटी जो होती है आपके अंदर वो परसीविंग इमोशंस कहलाती है. नाउ द सेकंड वन वुड बी रीजनिंग विद इमोशंस. किसी बात को इमोशनली साबित करना, किसी चीज की रीजनिंग को बैकग्राउंड नॉलेज के साथ इमोशनली प्रेजेंट करना. फॉर एग्जाम्पल कोई ट्रॉमा हुआ हो किसी के साथ और उस पर वो इमोशनली रिएक्ट कर रहा हो. फॉर एग्जाम्पल किसी के साथ कोई अगर हादसा हुआ है तो वो आके उसको इमोशनली प्रेजेंट कर रहा है, या अगर वो रो रहा है उस चीज के बारे में तो हमें समझ आ जाएगा कि इसके साथ कुछ बुरा ही हुआ है. तो ये रीजनिंग विद इमोशंस में आ जाती है चीज. नाउ द थर्ड थिंग इज अंडरस्टैंडिंग इमोशंस. एंड आई थिंक इट इज द इजीएस्ट, अगर मैं इसको इजीएस्ट वर्डिंग में एक्सप्लेन करूँ तो इमोशंस, एक दूसरे के इमोशंस की रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे के इमोशंस को अंडरस्टैंड करना. तो ये चीज बहुत जरूरी है क्योंकि हमें नहीं पता कि वो कौन से पास्ट डिफिकल्ट फीलिंग से निकल के आया है या वो किस चीज से निकल के आया है. हम एकदम से उस चीज को फेड आउट नहीं कर सकते, बट अगर हम उस चीज को रिस्पेक्ट करें और उस फीलिंग को एक्सेप्ट करें तो आई थिंक वो बहुत बड़ी बात है. नाउ द लास्ट वन वुड बी मैनेजिंग इमोशंस. अच्छा, अब ये हैंडलिंग की बात हो गई, बैलेंसिंग की बात हो गई कि अगर आप सर्टेन जगहों पे बड़ा पॉजिटिवली हैं तो बहुत से ऐसे इमोशंस होंगे जहां आपके पास चैलेंज होंगे और आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे. तो दोनों चीजों को इन लाइफ कैसे हैंडल करना है और बैलेंस करना है, ये भी चीज आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस में आ जाती है और ये चीज आनी भी चाहिए. नाउ आई एम कमिंग टू माय लास्ट टॉपिक. सर, प्रोसीडिंग. Theories of emotion. Which is the theories of emotion. Now, firstly, what is theory? डिफरेंट जर्नल प्रिंसिपल्स के जरिए जब आप अपनी बात को एक्सप्लेन करते हैं तो वो आपकी थ्योरी कहलाती है. योर इमोशंस हैव सम थ्योरीज टू, जिसमें से सबसे पहली जो मैंने मेंशन की है वो है साइकोलॉजिकल थ्योरी, जो हमें बताती है कि द वे आवर बॉडी रिएक्ट्स, द वे आवर बॉडी रिस्पॉन्सेस, तो वो हमारे इमोशंस के थ्रू ही होता है, हमारे इमोशंस पे डिपेंड करता है. जो हम फील करेंगे वैसे ही हम प्रेजेंट करेंगे. सही है. जिस तरीके से हम चीजों को लेके फील कर रहे होंगे हमारी बॉडी उसी चीज को शो करवा रही होगी, हमारे एक्शंस हमें बता रहे होंगे. तो ये सारी चीजें हमारी साइकोलॉजिकल थ्योरी में आ जाती है. नाउ द सेकंड वन वुड बी न्यूरोलॉजिकल, व्हिच स्टेट्स कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है. ये सामने वाले को तो नहीं पता ना कि आपके दिमाग के में क्या चल रहा है, या मुझे नहीं पता कि आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है. तो आप लोगों की जो बिहेवियर होगा उससे मुझे पता चलेगा, उससे मुझे अंदाजा होगा कि ये बंदा या ये बंदी क्या चीज फील कर रहे हैं. So lastly, the cognitive theory. आपकी सोच, आपके एक्सपीरियंसेस भी आपके इमोशंस को फॉर्म करते हैं. तो इसमें होता ये है कि जो आपकी सोच है, आप जिस तरीके की सोच रखते हैं आपके इमोशंस उस तरीके पे चेंज होने लगते हैं. इफ यू आर फीलिंग गुड अबाउट समथिंग, और अगर आप किसी को लेके अच्छा सोचते हैं, किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं, then जब आप उससे बात करेंगे तो वो बंदा साफ अंदाजा लगा लेगा कि मेरे बारे में अच्छा ही सोचता होगा या सोचती होगी. अगर आप किसी के बारे में कोई नेगेटिव सोच रखते हैं तो वो भी अंदाजा हो जाता है. So now this brings me to the end of my presentation, and I really hope I've made it all clear, and I'm leaving you all with your satisfied faces. So thank you so much. I really appreciate your keen interest. You folks are simply the great. Now I'm going to just end my presentation by sharing some of the Sarah Blakely wise words. Embrace what you don't know. What you don't know can become one of your greatest assets. Now, once again, thank you, everybody. Thank you very much, Aiza, for your wonderful presentation and the work that you had made in a detailed research as well, and linking it with the study skills and its impact on our learning as well. Really great. And the thing you have found and put in your presentation and the information was very much helpful. And I hope that students who are listening to you would definitely get something positive from it. बहुत शुक्रिया आपका.
एंड थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू कि आपने प्रेजेंट किया। और वी हैव ऑलमोस्ट 15 मिनट ज़्यादा हमारे हो चुके हैं, तो मुझे अंदाजा है कि बहुत स्टूडेंट्स अब बड़ी प्रॉब्लम में है कि टाइम 15 मिनट ज़्यादा कैसे हो गया। ये भी एक इमोशन का हिस्सा है कि जिसमें अगर कुछ मिनट ज़्यादा हो जाए तो वो हमारे लिए बेचैनी पैदा हो जाती है। ठीक है जी, तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। इंशाल्लाह टुमारो वी हैव मोर प्रेजेंटेशंस। 2 नाम तो मैंने ऑलरेडी मेंशन किए हुए हैं, रिमेनिंग जो है वो उसके बाद आ जाएंगे। तो आपको कुछ टाइम मिल गया है, उसको मैनेज कर लें। दूसरी चीज़ ये कि जो स्टूडेंट्स मोबाइल से उनको अपलोड करने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो वो मुझे अपनी प्रेजेंटेशन ईमेल कर सकते हैं, जैसे आयजा ने मुझे की। तो मैं इसको मैनेज करता रहूँगा और आप उसको प्रेजेंट करते रहेंगे। तो अगर आपको प्रॉब्लम्स हैं तो आप मुझे अपनी प्रेजेंटेशन ईमेल कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज। और इसकी रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। अटेंडेंस मुझे कोई भेज दे, अशर अगर आप यहाँ मौजूद हैं, काइंडली मुझे अब तक की जो अटेंडेंस है वो स्क्रीनशॉट भेजिए। थैंक यू वेरी मच। Record.